बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो हमारा 6 बेसिक क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ टैक्स रिजीम्स, इसके ऊपर हम ज़रा डिस्कशन करेंगे। बहुत ध्यान से आपने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि टैक्स रिजीम्स का कॉन्सेप्ट है क्या और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। नाउ टैक्स रिजीम्स, जैसे हमने स्टार्ट में जो इससे प्रीवियस वीडियो थी जिसमें इसका कॉन्टेक्स्ट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें हमने डिस्कस ये किया था कि टैक्स रिजीम्स, टैक्स कैलकुलेशन के डिफरेंट तरीके हैं और वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है इनकम से कि ये कौन सी वाली इनकम है और इसको मैंने किस किस टैक्स रिजीम में लेकर जाना है। एक दफ़ा जब आप टैक्स रिजीम डिसाइड कर लेते हैं तो फिर मेथड ऑफ टैक्स कैलकुलेशन उस रिजीम का अडॉप्ट किया जाता है जो टैक्स लॉ ने बताया हुआ है। सो हम ज़रा अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आपके प्रीवियस नॉलेज से, जिसमें हमें ये पता है कि हेड्स ऑफ इनकम होते हैं हमारे पास, और वो हेड्स ऑफ इनकम हमारे पास 5 हैं: सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। इन सारे के सारे हेड्स ऑफ इनकम में अगर कोई अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो, यानी एग्जेम्पशंस में लिखी हुई हो, तो हम उसको अपने टैक्स कैलकुलेशन में नहीं लाते और उसको हम अलहदा से लिस्ट आउट करते हैं कि ये हमारी एग्जेम्प्ट इनकम्स हैं। हम कौन सी इनकम्स को टैक्स कैलकुलेशंस में रहने देते हैं जो एग्जाम्पशन में नहीं होती। एग्जाम्पशन जो है वो सारी की सारी कहाँ लिखी गई हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अलहदा से बताई गई हैं, और एग्जाम्पशन बताई गई हैं सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 41 से 55 इसमें बताई गई हैं। और सेकंड स्केड्यूल जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है उसमें सारी की सारी एग्जाम्पशंस के ऊपर ही बात हुई हुई है। सेकंड स्केड्यूल के 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बताया हुआ है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम, कौन सी इनकम्स हैं जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं और उसको इनकम में शामिल नहीं किया जाता। सो अब अगर आपको कोई भी इनकम जो सवाल में दी गई है उसको टैक्स कैलकुलेशन में शामिल करना है या नहीं करना, तो उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो एग्जेम्पशन में तो नहीं है। अगर वो एग्जेम्पशन में नहीं है तो फिर मैं उसको अपनी टैक्स कैलकुलेशन में शामिल करूँगा। एग्जाम्पशंस जो हैं उसका एड्रेस अब हमें पता चल गया, वो सेक्शन 41 से 55 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखी हुई है और सेकंड स्केड्यूल के पार्ट 1 में लिखी हुई है। जो भी इनकम से एग्जाम फ्रॉम टैक्स करनी होगी, इनकम टैक्स लॉ की इंटेंशन अगर है किसी इनकम को एग्जाम करने की, तो वो इन दो में से किसी एक जगह पर उस इनकम को लिखेगा ना। वो जो इनकम एग्जाम नहीं होती उसको फिर हम अपनी टैक्स कैलकुलेशन में लाते हैं। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपकी कुछ इनकम जो एग्जाम्पशन में नहीं थी वो आपने इधर लिख दी और कुछ इनकम थी जो एग्जाम थी। तो ये जो टोटल इनकम को डिफाइन किया हुआ है टैक्स ऑर्डिनेंस ने, हम जो हमारा 6 बेसिक क्वेश्चंस के बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये सारी बातें 6 बेसिक क्वेश्चन वाली जो हमने डिस्कस की हैं वो हम देखेंगे कि ऑर्डिनेंस के किस किस सेक्शन में लिखी हुई हैं। तो जब हम टोटल इनकम का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसमें आपकी वो इनकम भी शामिल है जो एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं है और वो इनकम भी शामिल है जो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। तो एक्चुअली टोटल इनकम का फिगर ये वाला है, यानी इसमें ये वाला अमाउंट में आपको प्लस करना होता है ये वाला अमाउंट भी और फिर एग्जाम्प्ट वाला भी, तो फिर टोटल इनकम बनती है। लेकिन जो एग्जाम्प्ट नहीं होती उसमें से फिर आप अपने डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करके टैक्सेबल इनकम बना लेते हैं। नाउ डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या चीज़ें होती हैं? डिडक्टेबल अलाउंसेस आपके कुछ ऐसे आउटफ्लोज हैं जिसको इनकम टैक्स लॉ इनकरेज करना चाहता है। इन इन आउटफ्लो से आपको इनकम जनरेट नहीं कर रहे होते। डिडक्टेबल अलाउंसेस की अगेन एक लिस्ट टैक्स लॉ ने हमें बताई हुई है। आप उस लिस्ट के मुताबिक इस डिडक्टेबल अलाउंसेस को कैलकुलेट करते हैं। हम डिडक्टेबल अलाउंस की अलग वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इन डिडक्टेबल अलाउंसेस से आपने कोई इनकम का ताल्लुक नहीं है, आपको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। जो इनकम के रिलेटेड आउटफ्लोज होते हैं वो फिर एक्सपेंसेस होते हैं या फिर आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, वो फिर रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम में ही ट्रीट होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपने कि जो इनकम्स, ये मैंने यहाँ पे पेज नंबर के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो मैंने इधर लिंक दिया हुआ है इसका लॉसेस का। सो ये अगर आप एनिमेटेड स्लाइड देख रहे होगे तो उसमें यहाँ से ये अपीयर होगा, अदरवाइज पीडीएफ नोट्स में तो ये वैसे ही नज़र आ रहा होगा आपको। सो लॉसेस, अगर किसी हेड ऑफ इनकम में लॉस आ जाए तो उसको किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है और फिर उसके बाद आप टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हैं। ये जो लॉसेस हैं, अगेन जैसे हमने बिल्कुल शुरू में ये डिस्कशन कर ली थी कि ऑर्डिनेंस के अंदर हर चीज़ की जगह डिफाइंड है। अब अगर सैलरी के लिए कोई एग्जामेशन बतानी होगी तो कहाँ लिखेंगे? वो जगह एग्जामेशन की यही है, 41 से 55 या सेकंड स्केड्यूल का पार्ट 1। अगर कैपिटल गेन की कोई एग्जामेशन देनी होगी इनकम की
किसी किस्म के कैपिटल गेंस को एग्जाम्प्ट करना होगा तो अगेन जगह उसकी वही है जो 41 से 55 या पार्ट सेकंड स्केड्यूल का पार्ट 1, वहीं पे जाके कहीं पे इन दोनों में से किसी एक जगह पे एग्जाम्पशन को लिखा जाएगा। सो इसी तरह लॉसेस जो हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू अ डॉक्यूमेंट जिसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की समरी दी गई है ना। ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की समरी है इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट हैं, कितने डिवीजन्स हैं, और डिवीजन फिर आगे सेक्शंस। ये समझें कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जिस लेवल पे लिखा जाता है उसको सेक्शन बोलते हैं, और फिर उन सेक्शंस को डिफरेंट ग्रुप्स में बनाया जाता है। जो लोएस्ट लेवल ऑफ ग्रुप है दैट इज़ डिवीजन, और एक डिवीजन में एक से ज़्यादा सेक्शन हो सकते हैं, एक पार्ट में एक से ज़्यादा डिवीजन्स हो सकते हैं, और एक चैप्टर में एक से ज़्यादा पार्ट्स हो सकते हैं, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो जो आपका चैप्टर 3 है इसमें पार्ट 8 जो है ये लॉसेस से मुतल्लिक है। अब लॉसेस से मुतल्लिक जितनी भी बातें होंगी वो सेक्शन 56 से 59C यहाँ पे बताई जाएंगी। सो दैट्स हाउ द ऑर्डिनेंस वर्क्स। अब वो लॉसेस भले इन सैलरी से मुताल्लिक, सैलरी में तो खैर लॉस नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम से हो या किसी भी हेड ऑफ इनकम से लॉसेस के बारे में कोई बात करनी होगी तो वो उसकी एक प्लेस है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, और उस उन्हीं जगह पे उन सेक्शंस को लिखा जाएगा, और वहाँ पे ही इसके बारे में बात होगी ना। ही जिस वक्त आप टैक्सेबल इनकम बना चुके होते हैं तब आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि टैक्सेबल इनकम यहाँ से आ रही है, ठीक है जी, और इसमें डिडक्टिबल अलाउंसेस माइनस हुए हुए हैं। सो ये जो आपका टैक्सेबल इनकम बना इसमें ये वाले फिगर्स शामिल नहीं है, एग्जाम्प्ट जो इनकम्स हैं वो शामिल नहीं है। ओके, नाउ ये जो टैक्सेबल इनकम होती है इसके ऊपर आप रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। रेट ऑफ टैक्स जितने भी हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में स्केड्यूल्स दिए हुए हैं। सो ये स्केड्यूल्स की अगर आपके ऊपर अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू अनदर पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो कि इनकम टैक्स स्केड्यूल से मुतल्लिक है। सो इनकम टैक्स स्केड्यूल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे लिस्ट डाउन हुए हैं, और ये सेक्शंस जब ख़त्म हो जाते हैं तो आगे स्केड्यूल स्टार्ट हो जाते हैं। सो फर्स्ट स्केड्यूल में सारे के सारे इनकम टैक्स रेट्स हैं। दिस स्केड्यूल इज़ मेंट फॉर लिस्टिंग डाउन द टैक्स रेट्स, ठीक है। आपने कोई भी रेट बताना है, चाहे वो एडवांस टैक्स का हो, चाहे विदहोल्डिंग टैक्स का हो, या फिर आपने जो टैक्स कैलकुलेशन बनाते वक्त रिटर्न फाइलिंग के वक्त रेट ऑफ टैक्स इस्तेमाल करना होता है, वो सारे रेट्स अब इन चार में से किसी एक पार्ट में लिखे हुए होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हर रेट ऑफ टैक्स इधर होगा फर्स्ट स्केड्यूल में। इसी तरह सेकंड स्केड्यूल जो है दैट इज़ मेंट फॉर, जैसे हमने अभी कहा था कि एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम, इसके पार्ट 1 में किसी भी इनकम को एग्जाम्प्ट करना होगा तो फिर पार्ट 1 में लिखा जाएगा ऑफ सेकंड स्केड्यूल। ओके, सो सेकंड रेट फर्स्ट स्केड्यूल से हम रेट ऑफ टैक्स लेंगे। ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये बताया हुआ ये एक्चुअली होगा पर्सन स्पेसिफिक, यानी आपको ये देखना होगा कि जिसकी टैक्स कैलकुलेशन बना रहे हैं वो क्या है, वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है तो सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। इसी तरह वो एओ, क्या वो एओपी है, क्या वो कंपनी है, क्या वो बैंकिंग कंपनी है, क्या वो स्मॉल कंपनी है। सो टाइप ऑफ पर्सन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि टाइप ऑफ पर्सन से डिटरमिन होता है कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। तो जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि हर वो जो 6 बेसिक क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन जो है एक इंडिपेंडेंट फैब्रिक है और वो चेंज कर देता है, आपके टैक्स कैलकुलेशन पे असरअंदाज हो जाता है। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स इज कि रेट ऑफ टैक्स जो आपने लगाना होता है वो टाइप ऑफ पर्सन से डिफाइन होता है। तो सेम इनकम के लिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन और सैलरीड पर्सन, सैलरीड इंडिविजुअल, इनके लिए रेट ऑफ टैक्सेस डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो टैक्स की पहली फिगर बनेगी जिसको टैक्स इम्पोज या टैक्स चार्जेबल कहा जाता है वो डिफरेंट होगी क्योंकि रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट है। सो पर्सन स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और वो किस इनकम पे कर देंगे, सारी की सारी इनकम के ऊपर। यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि बाज़ दफ़ा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पर्सन स्पेसिफिक रेट नहीं बताता, बल्कि इसको ज़रा, मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको वाइट जो हमारे नोट्स की कॉपी है उसके ऊपर ज़रा इसको लिखता हूँ जाकर, ताकि ये हमें याद रहें ये चीज़ें। कि पहली चीज़ तो ये कि जो फर्स्ट स्केड्यूल है उससे मुझे पर्सन स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स ये मुझे मिला, और ये मैंने किस इनकम के ऊपर लगाया, ये मैंने लगाया टैक्सेबल इनकम पे।
टैक्सेबल इनकम में कौन कौन सी इनकम्स थी? सैलरी की सारी सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सारी इनकम्स इसमें शामिल थी। वो सब इनकम्स जमा हो चुकी थी और मैंने पर्सन आइडेंटिफाई किया कौन सा है और मैंने रेट ऑफ टैक्स वो वाला इस इनकम के ऊपर लगा दिया। बाज़ दफ़ा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बाज़ केसेस में आपको रेट ऑफ टैक्स बताता है लेकिन वो इनकम स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इनकम स्पेसिफिक होता है का मतलब ये कि इनकम टैक्स ये बताएगा, जैसे कि कैपिटल गेंस के केस में, कैपिटल गेंस के केस में टैक्स लॉ ने ये कहा कि सिक्योरिटीज़, लिस्टेड कंपनी के जो शेयर हैं या कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स जो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में शामिल हैं, उनके लिए रेट ऑफ टैक्स हम एक टेबल बता रहे हैं आपको तो रेट ऑफ टैक्स आप वो वाला लगा लीजिएगा उसके ऊपर। तो अब ये जो रेट ऑफ टैक्स है, अब इसका ताल्लुक पर्सन से नहीं है बल्कि किससे है? टाइप ऑफ इनकम। तो जब इनकम स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्सेस बताए जाएं तो इसको कहा जाता है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, नाउ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जब आप अपनी टैक्सेबल इनकम बनाते हैं तो वो इसमें इस टैक्सेबल इनकम के फिगर में उसको शामिल नहीं किया जाता और इसके लिए जो इसके अपने रेट ऑफ टैक्स हैं वो इस इनकम के ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है, सो पर्सन स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ टैक्सेबल इनकम पे लगेगा, टैक्सेबल इनकम में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को शामिल नहीं करना है आपको। इन सारी चीज़ों के हम एविडेंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में देखेंगे, ये हम सारी ज़बानी कलामी बात नहीं है, हम ऑर्डिनेंस में सेक्शंस पढ़ेंगे जो 6 बेसिक क्वेश्चंस के बाद हमारा वीडियो होगा उसमें हम इन सारे सेक्शंस को देखेंगे कि ये कहाँ लिखी हुई ये बातें जो मैं करी जा रहा हूँ। ओके, सो रेट, अब हमने पहली टैक्स की फिगर, यहाँ से आगे हमारा टैक्स का कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो इधर से ऊपर तक हमने कौन सा कैलकुलेशन बनाया? हमने यहाँ से ऊपर तक ये सारा इनकम का कैलकुलेशन था, अब हम टैक्स का कैलकुलेशन बनाने लगे। सो रेट ऑफ टैक्स से हमने इनकम से आगे टैक्स की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। इसमें से आप माइनस करते हैं टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स मिलती जुलती चीज़ है डिडक्टिबल अलाउंस से, लेकिन फ़र्क ये है कि डिडक्टिबल अलाउंस इनकम से माइनस होता है, टैक्स क्रेडिट्स टैक्स की फिगर से माइनस होते हैं। अगेन ये आपके वो आउटफ्लोज होते हैं जिनको इनकम टैक्स लॉ इनकरेज करना चाहता है और उसका वो टैक्स क्रेडिट आपको दे देता है। इसको आप आसान अल्फाज में समझने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये कोई डिस्काउंट है, जो टैक्स है उसके ऊपर एक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आपको कुछ टैक्स की आपकी ज़िम्मेदारी कम हो जाएगी। तो ये जब आप माइनस कर लेंगे तो फिर टैक्स पेएबल बनेगा। टैक्स पेएबल एक्चुअली वो फिगर है जो अब आपको जमा करानी है, जो एफबीआर को चाहिए आपसे। लेकिन चूंकि ये सारी कैलकुलेशन मैं कब बना रहा होता हूँ, ये मैं उस वक्त बना रहा होता हूँ जब मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। और रिटर्न फाइल मैं कब करता हूँ? जब मेरा टैक्स ईयर ख़त्म हो चुका होता है। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन हम किस वक्त बना रहे हैं? टैक्स ईयर ख़त्म होने के बाद, रिटर्न फाइलिंग के वक्त। तो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर मैं विद होल्डिंग टैक्स जमा करा चुका हूँ और एडवांस टैक्स अगर मेरे पे अप्लाई होता था तो वो भी मैं जमा करा चुका हूँ। तो इस टैक्स पेएबल में से मैं वो माइनस कर दूंगा दोनों। और अगर ये ज़्यादा मैं पहले ही जमा करा चुका हूँ तो फिर मुझे रिफ़ंड हो जाएगा जो ज़्यादा है। और अगर नहीं कुछ कम जमा कराया तो फिर मेरी टैक्स डिमांड बन जाएगी जो मैंने अपनी रिटर्न के वक्त रिटर्न फाइल करूँगा तो उस वक्त मैंने जो कमी है वो जमा करवा देनी है। सो न्यूमेरिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको कुछ हम सादा फिगर्स अगर दे लें तो ये सिंपल कैलकुलेशन 50 हो जाती है और 10 का अगर डिडक्टिबल अलाउंस है तो 40 टैक्सेबल इनकम हो गई। रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई करेंगे, टैक्स इम्पोज बनेगा, टैक्स क्रेडिट्स कुछ माइनस किए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये इस किस्म का कुछ हमारा कैलकुलेशन बनता है। ये तो वो चीज़ है जो हमें पता है। जब हम इनिशियल लेवल पे हमने टैक्स लॉ पढ़ा था तो ये सारी बात हमने रिवाइज कर ली। अब हम ज़रा बात करते हैं कि टैक्स लॉ इनकम को टैक्स करने का हमें जो तरीके हमने कहा था जी, मुख्तलिफ तरीके हमें टैक्स लॉ बताता है। तो उनमें से एक तरीका, ये एक तरीका है जो आज तक आपको पता है, ये एक तरीका है। ठीक है, सो वी हैव एक्चुअली कंक्लूडेड आवर फर्स्ट मेथड, कि जिसमें हमने क्या किया था, जो हमारा पहला मेथड था फर्स्ट वन, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सारे हेड्स ऑफ इनकम को जमा कर रहे हैं, उसमें अगर कोई लॉसेस हैं तो उसको सेट ऑफ कर रहे हैं, या दूसरे आसान अल्फाज में एडजस्टमेंट लॉसेस की आपस में कर लेते हैं। फिर हेड्स ऑफ इनकम में से हम डिडक्टिबल अलाउंसेस माइनस कर देते हैं। फिर हम इससे बना लेते हैं एक टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम
अलहदा रहती है किससे, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से, क्योंकि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के लिए रेट ऑफ टैक्स अलहदा से डिफाइन है। अब मैं रेट ऑफ टैक्स लगाऊंगा इस इनकम के ऊपर पर्सन स्पेसिफिक और इस इनकम के ऊपर इनकम स्पेसिफिक, और ये मेरा बन जाएगा टैक्स चार्जेबल, ठीक है, या टैक्स इम्पोज्ड, और फिर उसमें से हम माइनस कर लेंगे टैक्स क्रेडिट्स। सो दिस इज़ वन रिजीम, वन मेथड ऑफ टैक्स कैलकुलेशन जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ठीक है। सो ये सारा हमारा, दिस इज़ वन ऑफ आवर मेथड ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। ओके नाउ, अब हम ज़रा बात करें उन इनकम्स की कि जिनमें ये मेथड फॉलो नहीं करना आपने। वो इनकम्स वो होंगी कि जिनके लिए टैक्स लॉ में वर्ड इस्तेमाल होगा फाइनल टैक्स का, यानी टैक्स लॉ में लिखा होगा कि आपने कुछ इनकम अर्न की ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और ड्यूरिंग द टैक्स ईयर उस इनकम पे कुछ टैक्स क्या हो गया, विद होल्ड हो गया। वो जो टैक्स विद होल्ड हुआ था, टैक्स लॉ में वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा कि वो जो टैक्स विद होल्ड हुआ है वो फाइनल टैक्स है। ये जो इनकम्स जिनके लिए फाइनल टैक्स का वर्ड यूज़ होता है, इनको इस तरीके पर टैक्स नहीं किया जाता, ठीक है। इनको किस तरीके पे टैक्स किया जाता है, इनकी लेट से कोई भी यहाँ पे किसी भी हेड ऑफ इनकम में अगर कोई आमदनी ऐसी है जो कि जिसके लिए टैक्स लॉ ने ये कहा है कि आप उसको, उसका विदहोल्डिंग टैक्स उसका फाइनल टैक्स होगा, तो विदहोल्डिंग टैक्स तो ज़ाहिर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर जा चुका है। तो अब क्या होगा कि उसकी जो भी ग्रॉस अमाउंट है जिस पे वो टैक्स काटा गया है, वो ग्रॉस अमाउंट आप लें और जितना टैक्स विदहोल्ड हुआ है वो लें, एंड दैट्स इट। इस इनकम के केस में ना तो कहीं पे एक्सपेंसेस इसमें से कहीं माइनस किए जाते हैं, जैसे रेलेवेंट हेड्स ऑफ इनकम में माइनस हो रहे होते हैं, ना इसमें कहीं डिडक्टेबल अलाउंस आता है, ना इसमें कोई लॉसेस की कोई एडजस्टमेंट होती है, ना इसमें कोई टैक्स क्रेडिट्स आते हैं, कुछ भी नहीं आता। इस इनकम की कैलकुलेशन का मैकेनिज्म ये है कि दो फिगर्स में टैक्स कैलकुलेशन कंप्लीट है, ग्रॉस फिगर जिस पे टैक्स विदहोल्ड किया गया और दूसरी जो टैक्स विदहोल्ड की अमाउंट है, दैट्स इट, बात ख़त्म। तो अब आपको उन इनकम्स का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए जिनको इस तरीके पर टैक्स किया जाता है। वो इनकम्स कौन सी हैं जिनको इस तरीके पर टैक्स किया जाता है, वो टैक्स लॉ ने एक लिस्ट बताई हुई है। वो लिस्ट कहाँ पे लिखी हुई है, वो सारी की सारी लिस्ट लिखी हुई है सेक्शन 169 में। इसके रेलिवेंट वीडियो में हम जिस वक्त ये सेक्शन 169 या जहाँ पे टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड इज फाइनल टैक्स जब हम डिस्कस करेंगे, तो फिर वहाँ पे इसकी सेक्शन 169 में ज़रा घुस के देखेंगे कि अच्छा भाई इसमें क्या बात होती है। द पॉइंट इज़, इस वक्त आपको समझना ये ज़रूरी है कि अगर आपको किसी इनकम के बारे में ये पता चल जाए कि वो इस रिजीम में है, तो उसकी टैक्स कैलकुलेशन सिर्फ दो फिगर्स में कंप्लीट हो जाएगी, एक ग्रॉस अमाउंट और दूसरी उसका फाइनल टैक्स जो उससे विदहोल्ड किया गया। इसके अलावा किसी कॉम्प्लिकेशन में उस इनकम को नहीं लेकर आना है आपको। इस रिजीम में कौन सी इनकम्स शामिल की जाती हैं उसकी एक लिस्ट मौजूद है, जो कि हमने कहा कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 169 में। तो हम सेक्शन 169 का वीडियो हमारा 6 बेसिक क्वेश्चंस के बाद जो आएगा, हम उसमें इसको देखेंगे कि अच्छा भाई ये कौन सी इनकम है जो सिर्फ दो फिगर्स पे ही टैक्स कैलकुलेशन फाइनल हो जाती है। ज़बरदस्त, मज़े हो जाएंगे। अब आपने उस इनकम को अगर कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब आपने बेड़ा गर्क कर लिया अपनी कैलकुलेशन का, क्योंकि यहाँ पे तो इनकम और तरीके पे टैक्स हो रही है और यहाँ पे और तरीके पे टैक्स हो रही है। ये रिजीम ही अलग है। दूसरी कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर टैक्स इम्पोज जब होता है वो फाइनल टैक्स होता है। नाउ टैक्स इम्पोज किस वक्त होता है आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिटर्न जब आप फाइल करते हैं ये उस वक्त कैलकुलेट होता है। ये दोनों कैलकुलेट किस वक्त होते हैं, ड्यूरिंग टैक्स ईयर। ये जब साल गुजर चुका होगा और आपने रिटर्न फाइल करे होंगे, आप टैक्स इम्पोज करेंगे, तो उसके लिए टैक्स लॉ ने अगर वर्ड यूज़ किया हुआ है फाइनल टैक्स का, तो उस इनकम को फिर इस रिजीम में ले आना है। इस रिजीम में इनकम तीन फिगर्स से कंप्लीट हो जाती है, यानी वो ग्रॉस अमाउंट जिसके ऊपर आपने टैक्स इम्पोज करना है, इसका रेट डेफिनेटली दिया हुआ होगा, और अगर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर कोई टैक्स विदहोल्ड हुआ है तो वो आप इसमें से माइनस कर सकते हो, ठीक है जी। और अगर ज़्यादा विदहोल्ड हुआ होगा तो रिफ़ंड ले लेना, अगर कम विदहोल्ड हुआ होगा तो जमा करा देना एफबीआर के पास। सो यहाँ पे इनकम अगेन सेम वही, कोई एक्सपेंस माइनस ना करना, कोई लॉसेस एडजस्ट ना करना, कोई डिडक्टिबल अलाउंस माइनस ना करना, कोई टैक्स क्रेडिट्स ना बनाना।
तीन फिगर्स चाहिए आपको। एक वो ग्रॉस फिगर जिस पे टैक्स इम्पोज करना है आपको, ये वाला, जिस फिगर पे मल्टीप्लाई करके आपको ये फिगर निकालना। और तीसरा फिगर वो है जो आपके साथ आपसे अगर कोई टैक्स विदहोल्ड किया गया है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, वो आप माइनस कर लेंगे। दैट्स इट। तीन फिगर्स आपको चाहिए एंड योर टैक्सेशन इज डन इन दिस टैक्स रिजीम। दो फिगर्स आपको चाहिए, एक ग्रॉस फिगर जिस पे टैक्स विदहोल्ड हुआ, और ये फिगर्स आपको गिवन ही होती हैं एग्जाम में। आप चूंकि ओपन बुक हो चुका हुआ है तो हो सकता है वो ये टैक्स का फिगर ना दे, आप जाके रेलिवेंट स्केड्यूल में देख लेना उसका टैक्स का रेट, कोई बड़ा इशू ही नहीं है। फर्स्ट स्केड्यूल में सारे रेट गिवन है आपको। जिस अभी मैं बता देता हूँ कि किस तरह से मालूम करोगे कि कौन सा रेट मैंने लगाना है। वो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि सारी की सारी डिटेल सेक्शन 169 में दी हुई है। इसी तरह कौन सी इनकम्स हैं जिनको इस तरीके पर टैक्स करना है, वो सारी की सारी डिटेल दी हुई है सेक्शन 8 में। बस सेक्शन 8 में वो लिस्ट लिखी हुई है। जब आप उस लिस्ट के सेक्शंस पे जाएंगे तो वहाँ पे आगे फर्स्ट स्केड्यूल का एड्रेस दिया हुआ है कि फर्स्ट स्केड्यूल का कौन सा रेट आपने लगाना है। ठीक है, रेट फाइंड आउट करना कोई इशू नहीं है, आपको सेक्शन पता हो, सेक्शन में आगे एड्रेस लिखा होता है, फर्स्ट स्केड्यूल के फलाने पार्ट के फलाने डिवीजन में चले जाओ, वहाँ पे आपको रेट ऑफ टैक्स मिल जाएगा। तो रेट ऑफ टैक्स का बेसिकली जो मैं एक दफ़ा जो मैंने आपके साथ स्केड्यूल्स वाला पेज मैंने भी ओपन किया था, मैं उस पर दोबारा जा रहा हूँ कि ये जो रेट ऑफ टैक्सेस हैं ये तो इस तरह से टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखे होंगे, सेक्शन में लिखा होगा रेलिवेंट सेक्शन में कि अच्छा फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट 3 में डिवीजन फलां में चले जाएं, वहाँ पे आपको वो एग्जैक्टली उस डिवीजन में वो इसी इनकम के रेट ऑफ टैक्स दिए हुए होंगे, सेक्शन का रेफरेंस भी डला हुआ होगा कि फलाने सेक्शन से मुतालिक ये रेट है। तो रेट ऑफ टैक्स तो फाइंड आउट करना इज़ वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। तो ये सारे के सारे सेक्शंस जो हैं इसकी लिस्ट कहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 में उस लिस्ट को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो इनकम सेक्शन 8 वाली हैं इसका नाम है सेपरेट टैक्सेशन। सेपरेट टैक्सेशन और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये सेक्शन 8 की वीडियो में मैं तफसील से इस पर बात करूँगा कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। जो अपेरेंट डिफरेंस है वो ये है कि सेक्शन 8 की जो इनकम्स हैं वो उसको सेपरेट टैक्सेशन कहा गया है, और इसकी रेट ऑफ टैक्स जहाँ लिखे हैं वहाँ पे फाइनल टैक्स का वर्ड भी यूज़ हुआ हुआ है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में फाइनल टैक्स का वर्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ कहीं पे, इसका मतलब ये है कि वो फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम नहीं होती। सो इन ये जो तरीक़ेकार है इसको बोलते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। ठीक है, और इन इनकम्स इसमें कौन सी इनकम्स लानी है, जो सेक्शन 8 में दी हैं सेपरेट टैक्सेशन में, जो सेक्शन 169 में दी हैं वो इस रिजीम में आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको इसको प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम भी, इसका सेम सिमिलर नेम इसका ये भी है, ये भी इसको बोला जाता है। बाकी जो इनकम्स हैं वो किधर आ जाती हैं, नॉर्मल टैक्स रिजीम में। नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम्स कहाँ पे हैं, इसकी भी तो लिस्ट चाहिए, तो इसकी कोई लिस्ट नहीं होती। मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये रेजिडुअल है। रेजिडुअल का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि मैं जो भी अपनी टैक्स कैलकुलेशन बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो भी टैक्स कैलकुलेशन बनाऊंगा मेरे पास सबसे पहले जो ही मुझे सवाल में कोई इनकम नज़र आएगी तो मैं सबसे पहले देखूंगा सेक्शन 41 से 55 या सेकंड स्केड्यूल का पार्ट 1 कि यार कहीं ये इनकम इस इन जगहों पे तो नहीं है। अगर है तो मेरा फैसला क्या है कि वो तो एग्जाम्प्ट है, तो मैंने तो अपनी टैक्स कैलकुलेशन में उसको लाना ही नहीं, उसको अलहदा कर दिया। अब अगर उधर नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर उस इनकम को किधर चेक करूँगा, फिर उस इनकम को चेक करूँगा सेक्शन 169 में। ये कौन सी है, ये फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है। अगर यहाँ है तो फिर दो ही फिगर्स चाहिए, एक वो ग्रॉस अमाउंट जिस पे टैक्स विदहोल्ड हुआ और दूसरा विदहोल्डिंग टैक्स, और टैक्स कैलकुलेशन फाइनल। अगर यहाँ भी नहीं है तो फिर उस इनकम को कहाँ देखूंगा, सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 कौन सा है, वो भी फाइनल टैक्स रिजीम है लेकिन उसका नाम क्या है, सेपरेट टैक्सेशन। सेपरेट टैक्सेशन में क्या होता है, एक ग्रॉस अमाउंट चाहिए, एक टैक्स इम्पोज चाहिए, और एक विदहोल्डिंग टैक्स अगर दिया हुआ हो सवाल में, अगर अप्लीकेबल हो, वरना बाज़ केसेस में विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होता, बाज़ केसेस में होता है, मेजॉरिटी केसेस में होता है। सो ये तीन फिगर्स चाहिए, यहाँ पे ये दो फिगर्स चाहिए। अब इनकम अगर इधर भी नहीं है,
तो फिर वो इनकम क्या है, वो रेजिडुअल है, वो फिर अब किधर आ जाएगी, नॉर्मल टैक्स रिजीम में। अब ये बाकी सारी इनकम्स के साथ जफियाँ डाले, मज़े करे, ये जनाब अब उसके साथ मिक्स अप हो जाएगी। इट विल मिक्स अप विद ऑल दोज हेड्स ऑफ इनकम्स। ठीक है, जॉइंट फैमिली। सो ये अब उनके साथ अपने दुख सुख बांटेगी, अपने लॉसेस भी शेयर करेगी, अपने लॉसेस के सेट ऑफ भी होंगे इनके आपस में, इनके डिडक्टिबल अलाउंसेस भी इकट्ठे ही कैलकुलेट होंगे। सो जैसे जॉइंट फैमिली में जो सालन बना सारे वही खाएंगे, गोश्त बना गोश्त खाएंगे, दाल बनी दाल खाएंगे। टैक्स क्रेडिट्स ये आपस में शेयर करेंगे एक दूसरे से। सो ये अब सारी इनकम जो टैक्सेबल इनकम होगी, इस पूरी के ऊपर एक ही पर्सन स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। हाँ, अगर इस इनकम में कोई सेपरेट ब्लॉक है तो उसको बस अलहदा कर दिया जाएगा, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स, उसका जो अपना रेट ऑफ टैक्स है सेपरेट ब्लॉक का, उसको अलग लगाया जाएगा। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम फाइनल टैक्स रिजीम नहीं होता, ये बात ध्यान में रखें आप। नाउ अब नॉर्मल टैक्स रिजीम का जो टैक्स कैलकुलेशन है, बस अब हमारी आखिरी बात वो ये कि जो हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम का टैक्स कैलकुलेशन है, वो मैं ज़रा यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा खूबसूरत करके, कि मेरे पास सैलरी का इनकम हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कैपिटल गेन्स हो सकता है, अदर सोर्सेज हो सकता है। सो ये सारी इनकम्स मैं लिखता हूँ और इससे मैं बनाता हूँ टोटल इनकम। इसमें से ये जो टोटल इनकम मैंने वर्कआउट कर ली, इसमें से अब मैं माइनस कर देता हूँ डिडक्टिबल अलाउंसेस, तो मेरे पास बन गया टैक्सेबल इनकम। ठीक है, लॉसेस वगैरह मैंने एडजस्ट कर लिए, जो बनते थे लॉसेस की एडजस्टमेंट कर ली, डिडक्टिबल अलाउंसेस बना लिए। टैक्सेबल इनकम पे पहुंचा तो फिर मैंने फर्स्ट शेड्यूल का रुख किया, इसके ऊपर यहाँ से जाके अपना रेट ऑफ टैक्स तलाश किया, और मैं पहुंच गया किसके ऊपर, पहली टैक्स की फिगर, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स इम्पोज्ड। जब मैं टैक्स इम्पोज पे पहुंचा फिर मैंने माइनस किए टैक्स क्रेडिट्स, तो बना टैक्स पेएबल। ठीक है, ना ये जो कैलकुलेशन आप देखें, इसमें मैंने लॉसेस को भी एडजस्ट कर दिया, डिडक्टिबल अलाउंसेस भी माइनस कर लिए, मैंने टैक्स क्रेडिट्स भी माइनस कर लिए, इन सब ने मेरे टैक्स को रिड्यूस किया है, टैक्स की जो टैक्स पेएबल है उसको रिड्यूस कर दिया। जब मैं टैक्स पेएबल पे पहुंच जाता हूं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि भाईजान ये जो अब आपने फिगर कैलकुलेट किया है, हम इसका अब आपको एक लोएस्ट लेवल बता रहे हैं, उससे कम टैक्स पेएबल हमें काबिल कबूल नहीं है। वो लोएस्ट लेवल कैसे कैलकुलेट होगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, सो उसके बहुत से पैंतरे हैं टैक्स लॉ के पास। एक तरीका ये हो सकता है वो आपको कहे कि अपनी सेल्स को एक एक्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो लोएस्ट लेवल ऑफ टैक्स पेएबल आ जाएगा। एक और तरीका ये हो सकता है कि आपका जितना भी टैक्स विदहोल्डिंग है, विदहोल्डिंग टैक्स है, वो लोएस्ट लेवल है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि अच्छा आपकी कोई और फिगर, लेट्स से परचेज या इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका एक एक्स परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। सो ये दिस कुड बी एनी मेथड जिससे एक्चुअली आपने वर्कआउट क्या करना होता है, लोएस्ट लेवल ऑफ टैक्स पेएबल। सो वो जब आप लोएस्ट लेवल ऑफ टैक्स पेएबल कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको फिर कंपेयर करते हैं इन दोनों को, और इन दोनों में जो हायर फिगर होती है उसको बोलते हैं आपका टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल में से अगली चीज़ क्या माइनस होनी होती है, जो भी विद होल्डिंग टैक्स है या एडवांस टैक्स है, ये आपने माइनस करना होता है। ये अब आप माइनस कहाँ से करेंगे, यहाँ से या यहाँ से, जो इन दोनों में से हायर होगा। लेट्स से ये वाला हायर है तो यहाँ माइनस होगा, इधर नहीं होगा। अब टैक्स पेएबल का फिगर ये है। ठीक है, सो टैक्स पेएबल का फिगर ये है, और इसमें से आप अपना विद होल्डिंग टैक्स माइनस करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये विदहोल्डिंग टैक्स को तो इसने कहा था कि ये लोएस्ट लेवल है, तो ये बेसिकली विदहोल्डिंग टैक्स की जगह यहीं पे है, टैक्स पेबल के बाद ही माइनस होता है ये। यहाँ पे इसका एक्चुअली एक शेडो आया था, शेडो कॉपी हुआ था ये फिगर, विदहोल्डिंग टैक्स का जो भी था वो यहाँ पे कॉपी करके आपने लोएस्ट लेवल बना दिया, और फिर विदहोल्डिंग टैक्स को यहाँ पे माइनस करना ज़रूर है। तो विदहोल्डिंग टैक्स जब ऊपर भी उसका शेडो सेम फिगर पड़ा और यहाँ माइनस हो तो फिर जवाब ज़ीरो हो जाता है आमतौर पे। नाउ अब पॉइंट क्या है इस सारी डिस्कशन, पॉइंट ये है कि ये भी एक मेथड ऑफ टैक्स कैलकुलेशन है, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, जिसमें आप टैक्स पेबल पे पहुंच के यू जस्ट स्टॉप फॉर अ वाइल एंड कैलकुलेट अनदर फिगर, एंड यू सी कि क्या मेरा टैक्स पेबल उस मिनिमम लेवल से कम तो नहीं गया।
अगर गया है तो फिर उस मिनिमम लेवल को टैक्स पेएबल तस्वर किया जाता है। ठीक है जी। ये जो मेथड है इसको, ये हमारा आखिरी टैक्स रिजीम है, दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम टैक्स रिजीम। सो मिनिमम टैक्स रिजीम में अगर मैं ये थोड़ा सा गंदला जो है इसको थोड़ा साफ़ कर दूं, यहाँ से हटा देते हैं इसको, ताकि हमारी जो पॉइंट की बात है डिस्कशन है वो हो जाए। तो हम बात ही करें कि हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में जैसे भी टैक्स कैलकुलेशन आते हैं, यहाँ पे पहुँच के हम वील स्टॉप एंड वील मेक अनदर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल। और हम देखेंगे कि लेट्स से अगर यहाँ पे आंसर 5 आ जाता है, तो अब 5 और 3 के कंपैरिजन में हायर फिगर क्या है, 5। तो अब ये जो 2 विद होल्डिंग टैक्स है ये अब 3 से माइनस नहीं होगा बल्कि यहाँ से होगा, एंड 3 विल बी योर टैक्स पेएबल। अगर यहाँ पे आंसर आता है 1, तो अब देखना होगा कि 1 और 3 में से कौन सा हायर फिगर है, 3, तो 3 को ही माइनस किया जाएगा। अगर टैक्स लॉ ये कहता है कि आपकी जो विद होल्डिंग टैक्स है वही मिनिमम टैक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 का एक शेडो यहाँ पे अपीयर होगा कि ये मिनिमम टैक्स, इन दोनों में से कम कौन सा है या ज़्यादा कौन सा है, 3 ज़्यादा है, तो अब 2 को आप 3 में से माइनस करेंगे। सो दैट्स हाउ इट इज़ डन, दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम टैक्स रिजीम। मिनिमम टैक्स रिजीम का भी अगेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक लिस्ट मौजूद है, जो मिनिमम टैक्स का मैं अलहदा से वीडियो आपको दूंगा, उसमें अलहदा से इसकी एक लिस्ट मौजूद है। वैसे तो सेक्शन 113 113C उसमें दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी बेतहाशा जगह हैं जहाँ पे मिनिमम टैक्स मेंशन है। सो हम इसकी एक अलहदा हमने स्लाइड बना रखी है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा यार कौन कौन से सेक्शंस हैं। मैं अभी स्लाइड को एक्सप्लोर नहीं कर रहा, वो रेलिवेंट वीडियो में हम इसकी डिटेल में देखेंगे। सो द मॉरल ऑफ स्टोरी इज़ कि जब भी इनकम को देखोगे आप सवाल में, आपको बहुत क्लियरली ये फैसला करना है कि यार मेरी इनकम किस रिजीम में जा रही है, क्योंकि जिस रिजीम में जा रही होगी अब आगे जो टैक्स कैलकुलेशन के रूल्स हैं वो सारे के सारे उस रिजीम ने डिफ़ाइन किए हुए हैं। और मैं आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दिखाऊंगा रेलिवेंट सेक्शंस कि जो आपने कोई 8-10 सेक्शंस हैं उसको पहले पढ़ लेंगे, टैक्स रिजीम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। और यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन एनीथिंग, एनी कन्फ्यूजन। लेकिन टैक्स रिजीम के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे आप। दिस इज़ योर फर्स्ट अपग्रेड, ये पहला वो कड़वा लुकमा है जो आपको हज़म करना है, हलक से उतारना है ना। अब इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में फिर बचा क्या, इसमें बचा खुचा ही बचा, यानी मिनिमम टैक्स रिजीम की भी लिस्ट मौजूद है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, एग्जाम्पशन की भी लिस्ट मौजूद है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, मिनिमम टैक्स की भी लिस्ट आ गई, इसकी भी लिस्ट आ गई, इसकी भी लिस्ट आ गई। इसकी कोई लिस्ट नहीं है। जो जो इनकम इन सारी दीवारों को फलांग जाती है, कहीं नहीं मिलती, वो फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में आकर टैक्स हो जाती है। और उसका तरीक़ेकार यही है जो हमने इनिशियल आपके लेवल के ऊपर जो पड़ा हुआ है टैक्स का तरीक़ेकार। तो अब ये ज़रूरी है कि आपको पहले से पता हो कि यार कौन सी इनकम है जिसको इधर रोक देना है, कौन सी इनकम है जिसको इधर, कौन सी इनकम को इधर रोकना है, कौन सी इनकम को इधर रोकना है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।